सिमुलेशन एंड मॉडलिंग का हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब इस चैप्टर के अंदर जो हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें आ जाता है इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, सिमुलेशन प्रोजेक्ट मैनेजर फंक्शंस, डेवलपिंग द सिमुलेशन प्रोजेक्ट प्लान और नेक्स्ट हमारे पास कंप्रेसिंग द प्रोजेक्ट। अब ये टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं, ये हमारी आउटलाइन के अकॉर्डिंग ही है। आउटलाइन के अंदर जो जो टॉपिक इंक्लूड है हम लोग उसी से ही ये टॉपिक सारे कवर कर रहे हैं। और इससे प्रीवियस चैप्टर नंबर 1 जो हमने किया था वो भी हमने आउटलाइन के अकॉर्डिंग ही किया था। इसका हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग होती क्या है? सबसे पहले बात कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट को इसके नाम से ही देख लेते हैं। हम अपने प्रोजेक्ट को जब कुछ ना कुछ प्लान करते हैं अपने प्रोजेक्ट को बनाने का, तो सारा प्रोजेक्ट प्लानिंग में ही आ जाता है। अब इसको सिमुलेशन के अंदर हमें ज़रूरत क्यों पेश आई, हम लोग क्यों इसको यूज़ करते हैं? जब हमारी कमीशनिंग ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है कि हमारे जो प्रोजेक्ट होते हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है या प्रोजेक्ट होते हैं, उसको सिमुलेट करें या उस सिमुलेशन के प्रोजेक्ट को प्रीसीड करें, जब वो ये डिसाइड करती है तो ऐसा होता है कि हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं, उनकी जगह पे न्यू प्रैक्टिशनर्स आ जाते हैं। प्रैक्टिशनर कौन होते हैं? जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए प्रैक्टिस से वर्ड निकला है, यानी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर की जगह जब प्रैक्टिशनर आ जाते हैं तो ऐसा होता है कि जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं इनके पास किसी किस्म की कोई स्किल्स नहीं होती हैं, इनके पास किसी किस्म का कोई भी मतलब हुनर नहीं होता है, या आप ये कह सकते हैं कि उन्हें किसी किस्म की ट्रेनिंग का कोई भी इल्म नहीं होता है। तो फिर इन सबको ट्रेन करने के लिए हम लोग जो है वो प्रोजेक्ट प्लानिंग को अपने सिमुलेशन के अंदर एंटर करते हैं। सिमुलेशन के थ्रू ही हम उन्हें स्किल्स देते हैं, उन्हें ट्रायल्स के थ्रू या ट्रेनिंग, फॉर्मल ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वो जान जाते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर जो थे वो किस तरह से प्रोजेक्ट को प्लान करते थे। ठीक है, अब ये हमारे पास आ जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट प्लानिंग के इंट्रोडक्शन के अंदर कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई थी। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई थी? क्योंकि हमें जब हमारे प्रैक्टिशनर आ जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर की जगह पर, तब हमें इस चीज़ को सिमुलेट करने की ज़रूरत पेश आई थी। उसके बाद हम लोगों ने ये बात भी याद रखनी है कि सक्सेस और फेलियर्स किसी भी प्रोजेक्ट की वो डिपेंड करती है हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर। अब इसके अंदर सेकंड टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसके बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर इंक्लूड करता है। एक होता है पैरामीटर, दूसरा होता है लाइफ साइकिल, तीसरा होता है हमारे पास टाइम कॉस्ट। पहले वाले पॉइंट को डिस्कस करें इंट्रोडक्शन के बाद, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है। अब ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है ये इंक्लूड करता है हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास होना चाहिए हमारे प्रोजेक्ट का पैरामीटर्स क्या है, हमारे प्रोजेक्ट के जो पैरामीटर्स हैं वो। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स बताऊंगी। सेकंड पे आ जाता है हमारे पास प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, यानी हमारे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए किस तरह से वो चलता है, कैसे लाइफ साइकिल पूरे का पूरा, इसको डिस्कस करेंगे। थर्ड कॉन्सेप्ट में आ जाता है प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स ऐसे पर्सन होते हैं जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो है वो हमारे प्रोजेक्ट के साथ इंक्लूड होते हैं। इसके बाद अगर हम लोग प्रोजेक्ट पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, अगर हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने ये बताना है कि हमारे प्रोजेक्ट की जो सक्सेस और फेलियर्स हैं वो हमारे फ्रीक्वेंटली इन पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है, प्रोजेक्ट पैरामीटर्स की। अब प्रोजेक्ट पैरामीटर्स जो होते हैं ये भी 3 टाइप के होते हैं। एक होता है टाइम, दूसरा होता है हमारे पास कॉस्ट और तीसरा होता है टेक्निकल परफॉर्मेंस। ये हमारे टाइम पैरामीटर्स के साथ है। अभी बस मैं पॉइंट्स ही लिखवाऊंगी, इनकी डिटेल जो है वो हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल क्या होता है? बेसिकली जो पूरे का पूरा साइकिल चला रहा होता है हमारे प्रोजेक्ट का, और हमारा जो प्रोजेक्ट होता है लाइफ साइकिल जो होता है वो डिफरेंट फेजेस से गुजरता है। तो इसके अंदर जो हमारे पॉइंट्स आएंगे इंपॉर्टेंट, उनमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है हमारी कॉन्सेप्चुअल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें उस बारे में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। पहला फेज आ जाता है कंसेप्चुअल। सेकंड वाला फेज हमारे पास आ जाता है हमारी प्लानिंग। जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे हर चीज़ के बारे में, तो उसके बाद हम लोग प्लान करते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में। फिर जब प्लान हो जाती है तो इसके ऊपर इसकी एग्जीक्यूशन करते हैं हम लोग। ठीक है, और लास्ट फेज हमारे पास आ जाता है कंप्लीशन, यानी हमारा लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है।
सबसे पहले कॉन्सेप्ट लेना है, उसके बाद हमने प्लान करना है, फिर एग्जीक्यूट करेंगे और फिर लास्ट फेज आ जाता है हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये फेजेस है जिनसे हमारा जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है वो पास आउट होता है। थर्ड वन जो था हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर, वो था हमारे पास प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स। प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स जो हैं ये भी इसके भी अंदर पॉइंट्स आ जाते हैं, इसके भी अंदर टाइप्स आ जाती हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास इंटरनल स्टेक होल्डर्स और सेकंड हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। अब हम लोग इनकी जो डिटेल्स है वो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। तब तक आप लोगों ने इन पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लेना है। हम लोगों ने याद रखना है कि हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है इंट्रोडक्शन के बाद, उसमें हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक आ जाती है हमारी प्रोजेक्ट पैरामीटर्स, दूसरा आ जाता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, फिर थर्ड आ जाता है प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स। फिर प्रोजेक्ट पैरामीटर्स में 3 तरह के पैरामीटर्स होते हैं। अगर ये 3 तरह के पैरामीटर्स को हम लोग मेजर करें तो हम लोग अपने प्रोजेक्ट को इजीली सक्सेस या फेलियर का पता लगा सकते हैं। एक आ जाता है टाइम, सेकंड पैरामीटर आ जाता है कॉस्ट, थर्ड आ जाता है टेक्निकल परफॉर्मेंस। उसके बाद प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट फेजेस आ जाते हैं। सबसे पहला फेज जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो आ जाता है कॉन्सेप्चुअल, फिर आ जाता है प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड कंप्लीशन। फिर प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स की बात की तो इनके अंदर हमारे पास 2 तरह के आ जाते हैं, एक आता है इंटरनल स्टेक होल्डर्स और एक आ जाता है हमारे पास एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। ठीक है, आप लोग इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद कर लें।